हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट के लिए जो पार्ट 2 में है, जिनका एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 3 और पेपर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आइए, एक नोटिस है, कृपया इस वीडियो को सुने यह समझने के लिए कि आप इस प्रश्न के नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही होता है कि दिया आपने सवाल तो दे दिया बट आंसर कैसे बनाएं। तो प्लीज़ आप लोग सुनते रहिएगा और बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो कोशिश किया जाएगा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें। और बेसिक नॉलेज यही है कि आपको 2 ऑनर्स पढ़ना है, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव करिए और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और इनके सारे नोट्स भी बनाना है। पहले तो ध्यान रखिए कि पहला सवाल है आपका, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आपको पहले यहाँ पे बताना है साइलेंट फीचर किसका, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। तो इस सवाल को ऐसे कैसे बनाइएगा आप, तो आपको अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे और भी कोई सवाल आता है तो पहले आप क्या करिएगा, पहले इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, पहले इसको डिफाइन कीजिए। कोटेशन से या डाटा से, कोटेशन से मिली आप डाल सकते हैं या डिफाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बताइए कि क्या साइलेंट फीचर है। यहाँ पे आप एक डायग्राम बना सकते हैं गोला और बीच में लिखिएगा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। चारों तरफ एरो डालिए और एक एक फीचर लिखिए। फिर उस हर एक एक फीचर को 2-2, 3-3 लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। और भी अगर आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से टॉपिक कुछ याद है उसको भी ऐड ऑन करिए और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। ये एक तरह का सवाल लिखने का तरीका है, मतलब इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और करके सवाल दिया गया है, मतलब आपको इन एक ही टॉपिक एक ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन तरीका बदल सकता है। आपको सवाल इन दोनों में से कोई एक तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये मेहनत इसलिए किया गया है कि आप पढ़ें अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या आप नोट्स बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट से ये दोनों क्वेश्चन कैसे टैकल हो सकता है। मान लीजिए कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको ऐसा अपना 4 या 5 पेज का घर पे ही नोट्स बना के रेडी करना है कि सवाल अगर इस टॉपिक से आए तो हम आराम से इसमें से वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। एक प्रश्न का आंसर 20 नंबर के लिए आप लोग 4 से 5 पेज में ज़रूर आंसर लिखिएगा। ये सब बातें अभी स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं क्योंकि आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि जहाँ पे और करके सवाल दिया गया है यानी कि टॉपिक सेम है लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है और आप लोग को दोनों तरीका बताया गया है या 3 टाइप 4 टाइप से बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, डिस्कस द गांधीयन इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देश प्रावधानों पर गांधीवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए और भारत के संविधान के वर्णित राज्य में नीति निर्देश तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि आपका टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसे अच्छे से आप बनाइए। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, किस शेड्यूल में है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द पावर फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे आपसे इंडियन पार्लियामेंट पूछा जा रहा है तो आप इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब इंक्लूड करके इस सवाल को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। डायग्राम भी बनाइए कि इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इस तरह से डायग्राम बनाइए और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। ये कुछ टॉपिक को ऐसे ही पूछे तो आपको बताया गया, इंडियन पार्लियामेंट भी पूछे तो आपको लोकसभा, राज्यसभा बताना है, या आपको इंडिविजुअल भी पूछ लिया जा सकता है जैसे कि इवेलुएट द पावर फंक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अधिकार एवं कार्यों का मूल्यांकन करें, या आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द कंपोजिशन पावर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के गठन एवं शक्तियों की व्याख्या करें। तो देखिए तीनों एक टॉपिक है, इंडियन पार्लियामेंट, तीनों में से अलग अलग पूछा गया है, इसलिए आप जब भी नोट्स बनाएं
ऐसा आप रेडी करें कि सवाल इस तीनों में से कोई भी आए, आपका आंसर रेडी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको पार्लियामेंट में पूछे तो आप दोनों हाउस के बारे में बताएं, अगर आपको राज्यसभा में पूछे तो पार्लियामेंट से ही में तो ही राज्यसभा आता है, तो भी आप दोनों हाउस बता सकते हैं। इस तरह से आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें। चलिए अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन एट इंडिया, या इन एट स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पे हो सकता है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की भूमिका का परीक्षण करें। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है गवर्नर से रिलेटेड, और द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे गवर्नर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप फिर यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में वैसे ही होता है आपका, लेजिस्लेचर असेंबली काउंसिल इस तरह से, और गवर्नर ऐसे बना सकते हैं आप यहाँ पे भी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार की व्याख्या कीजिए। और डिस्क्राइब द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन बिहार, बिहार में मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारण तत्वों का व्याख्या या वर्णन करें। देखिए, अगर यहाँ पे आपको वोटिंग बिहेवियर पूछा गया इंडियन पॉलिटिक्स में, फिर भी आप थोड़ा बहुत इसमें बिहार से रिलेटेड आंसर डाल सकते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार में। और अगर आपसे बिहार के बारे में भी पूछा जाए तो भी आप पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर दे सकते हैं। जैसे वोटिंग बिहेवियर में आप एक डायग्राम बनाइए, उसमें लिखिए वोटिंग बिहेवियर। पहले तो आप इसको डिफाइन कीजिए, किसको कहते हैं वोटिंग बिहेवियर, या क्या कैरेक्टर है वोटिंग बिहेवियर का। फिर आप एक डायग्राम बनाइए वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडियन या वोटिंग बिहेवियर इन बिहार। फिर कास्ट है, रिलीजन है, अपर कास्ट है, मनी है, स्टेटस, ये सब, और फिर उसको 2-3 लाइन में डिफाइन कीजिए। आप यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आपको फोकस करना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है वोटिंग का, क्या इंपॉर्टेंट है इलेक्शन का। और इस तरह से आप किसी का कोटेशन ज़रूर बना सकते हैं। अगर आपको एक डायग्राम आता है तो वोटिंग ऐसे बॉक्स और उसमें लिफाफा डालते हुए इस तरह का कुछ तो क्रिएटिव कीजिए, ताकि आपको बहुत बेस्ट आंसर मिल सके। ठीक है, जो बच्चे इसको पूरे वीडियो को सुनेंगे, आप एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप इस वीडियो को सुने हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट नहीं सुनेंगे वो तो बस स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर सवाल पूछेंगे कि इसको लिखना कैसे है। तो प्लीज़ आप लोग सुनिएगा इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो बताइएगा कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। सांप्रदायिकता, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन कम्युनलिज्म होगा। एंड डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए और भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। या राइट ए ब्रीफ एसे ऑन द कॉजेज एंड रेमेडिक बाय द कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता के कारण एवं उसके समाधान पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो देखिए, आपको कम्युनलिज्म किसको कहते हैं, इस तरह से आप डिफाइन कीजिए। और अभी रिसेंट में कम्युनलिज्म मतलब कास्ट को लेकर आपके इंडिया में क्या हुआ, जैसे अभी कुछ इशू है, जैसे हिजाब इशू हुआ, तो इस तरह से अगर आप रिसेंट डालते हैं कि क्या कम्युनलिज्म आज भी रिलेवेंट है नहीं है, इस तरह से तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक बेस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधारों की विवेचना कीजिए। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है तो ये आपको बहुत अच्छे से दिया है कि क्या सोशियो इम्पैक्ट है या क्या इकोनॉमिक बेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सवाल भी है और ये भी, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका पर विवेचना कीजिए। या इवेलुएट द पावर पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी में क्या पावर है प्रेसिडेंट का, तो आपको नोट्स जो बनाना है 3 से 4 पेज में बहुत अच्छे से बनाइए कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है। इस तरह से आप मतलब डायग्राम बनाइए। आप कोटेशन लिखिए प्रेसिडेंट के ऊपर, एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखिए जिससे पता चले उस कोटेशन को पढ़ करके क्या पावर है
हमारे प्रेसिडेंट सर का, ठीक है। तो इस तरह से आप बताइए, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए कि, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रोल, पावर, पोजीशन पूछा गया है, तो आप अलग अलग टॉपिक बनाइए, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशन इन इंडिया, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, इस तरह से आप बहुत सारा टॉपिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द पावर फंक्शन ऑफ विधानसभा ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की विधानसभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। या लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार, बिहार विधान परिषद। तो आपसे दोनों में से कोई एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है, बिहार का ये एग्ज़ाम है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कंपोजिशन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्र अधिकार का वर्णन कीजिए। तो आपसे हाई कोर्ट में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के जज का नाम बताइए, इस तरह से। डिस्क्राइब द कंपोजिशन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्र अधिकार का वर्णन करें। तो पहले तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है और क्या क्या पावर दिया गया है, कितने जज होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन, उनका सैलरी, वो कैसे इंडिपेंडेंट है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। ये कैसे इंटीग्रेशन है, कैसे इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, नल एंड वॉइड क्या है, सब कुछ आपको बताना होगा। अगर आपको याद होता है तो रिट्स भी बता सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल राइट पे रिट्स इशू करने का अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को है, किस किस आर्टिकल से है। तो क्योंकि ये आपको पेपर है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटिक्स, तो आपको आर्टिकल का यूज जरूर करें। जैसे आप प्रेसिडेंट भी लिख रहे हैं तो आप आर्टिकल यूज कीजिए, गवर्नर लिख रहे हैं आर्टिकल यूज कीजिए, पार्लियामेंट का आंसर दे रहे हैं वहाँ पे भी आर्टिकल, मीन्स अपने हर सवाल में एक दो आर्टिकल तो ज़रूर यूज करें, क्योंकि आपको टीचर को पता है कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर है इंडियन पॉलिटिक्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। सिंपल सवाल है। यहाँ पे वेरियस सोर्स से पूछा गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे सोर्स से लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा गया है। तो आप सोर्सेस के लिए बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, और कहाँ से आप बताइएगा, सवाल का इस आंसर दीजिएगा कमेंट में कि किस सोर्स से सबसे ज़्यादा लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल से या कौन से एक्ट से, आप बताइएगा, ठीक है, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों पर एक निबंध लिखें। तो आपको निबंध भी पूछा जा रहा है तो आप 3 से 4 पेज, 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। फिर वही बात कि ये जस्टिसेबल है या जस्टिसेबल नहीं है, आप बताइएगा। फिर आप आर्टिकल बताइए, कौन से पार्ट, कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, ये सब कुछ बताइए। कितने फंडामेंटल ड्यूटी है, लेटेस्ट कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। तो देखिए अमेंडमेंट पर सवाल है, तो आप यहाँ पे अमेरिका का ज़रूर मतलब आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अमेंडमेंट बहुत रिजिड है, हमारे यहाँ बहुत रिजिड नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द पावर पोजीशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को आप जब पढ़िएगा तो आप चीफ मिनिस्टर को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही बात है कि बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का मेंशन है भी या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, है तो कहाँ पे है, किस आर्टिकल में है, क्या पावर है, क्यों ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, फिर कैबिनेट का कैसे रोल है, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको 4 पेज के नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, प्रेशर ग्रुप, रूलिंग पार्टी, कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म ऑलरेडी आपसे सवाल में पूछा गया था, रूलिंग पार्टी और प्रेशर ग्रुप भी पढ़ लेना है। देखिए मेरा सिंपल रूल है, आपको कोई मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्पून फिटिंग कर दें कि लीजिए 4 सवाल पढ़ लीजिए, नहीं, ये 15 सवाल ऐसे सवाल हैं कि आप एक बार पढ़िए इसको अच्छे से। आप हर यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर का लेक्चर है, आप ज़रूर देखिए। एक बार इन सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपसे कभी भी लाइफ में भी कोई सवाल पूछे कि हाँ भाई आप पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, तो आप कभी ये ना कह सके कि हम तो सिर्फ 4 प्रश्न पढ़ के गए थे और
एग्ज़ाम पास किए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये 15 सवाल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर इसका नोट्स बनाना चाहिए। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के नोट्स हैं, आप ज़रूर वहाँ के हेल्प लेकर अपना नोट्स तैयार कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। आई थिंक आपको पेपर 3 बिल्कुल क्लियर हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4। सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि ये आपका कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन। आपको पार्ट 2 में पेपर 4 में पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे एक मतलब बिल्कुल अच्छे से समझिए कि आप कोई भी आंसर लिखिएगा, आप इंडिया को कंपेयर कीजिएगा दूसरे कंट्री के साथ बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पेपर का नाम ही है इंटरनेशनल रिलेशन। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कोटेशन वैसा यूज कीजिएगा जिससे लगे कि क्या रिलेशन है दो कंट्री के बीच में। इस तरह के आप कोटेशन ज़रूर यूज कीजिएगा। और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखिएगा या कंक्लूजन से पहले एक टॉपिक ज़रूर बना सकते हैं रिलेशन वाले क्वेश्चन में, कि आज के टाइम में कैसा रिलेशन है कोई भी दो कंट्री का। और कंक्लूजन में लिखिएगा तो ये एक पॉजिटिव बताइएगा कि ठीक है, दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम है, बट इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा और अच्छे रिलेशन किया जाएगा। इस तरह का आप सोल्यूशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये 100% इम्पॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्राकृतिक एवं क्षेत्र का वर्णन करें। या डिस्कस द नेचर, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पे मेरा दो तरीके से देने का मकसद यही है कि आपसे ऊपर ये पूछे या आपसे डायरेक्टली सिर्फ नेचर स्कोप पूछे तो आपका रेडी होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पे आपको 3 अप्रोच पूछा गया है, मतलब 2011 से लेके 2021 तक का सवाल में 3 अप्रोच कई बार पूछे गए हैं, रियलिस्टिक अप्रोच, आइडियलिस्टिक अप्रोच। तो मेरा बस आपसे ये है कि अगर तीनों में से कोई भी एक आता है, मान लीजिए कि रियलिस्टिक अप्रोच यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन के यथार्थवादी उपागम का वर्णन करें, या आपसे पूछ लिया जाए आदर्शवादी, या आपसे पूछ लिया जाए व्यवहारवादी, तो आप कैसे लिखिएगा। तो आप सबका 4-4 पेज का नोट्स नहीं बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले आप बताइएगा कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। अगर एक से एक पेज पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बताइए, दूसरे पेज में एक गोला डायग्राम बनाइएगा और उसमें लिखिएगा मेनी अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि बहुत सारे उपागम हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए, उसमें ये तीनों अध्ययन लिख दीजिएगा। उसके बाद एक एक को आप डिफाइन कर दीजिएगा, और जिसको पूछा गया है, मान लीजिए आपसे पूछा गया है बिहेवियरलिज्म अप्रोच, तो उस टॉपिक को ज़्यादा लिखिएगा और ये दोनों को थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। उससे क्या होता है, आपका 4 पेज फिल भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से नॉलेज भी दे सकते हैं कि आपको हर चीज़ का नॉलेज है। देखिए दो चीज़, अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंपटीशन के भी पेपर के लिए मतलब तैयारी कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि जो पूछा गया है वही आंसर देंगे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं। ये आपका यूनिवर्सिटी का पेपर है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको 4 से 5 पेज लिखना ही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा हम लोग फास्ट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट द रोल ऑफ यूएनओ इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में शांति कायम रखने के संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका समीक्षा करें। यह आपसे पूछा जा सकता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का। फिर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे जितने सवाल हैं, चाहे आपसे जनरल असेंबली से पूछा जाए, या आपको सेक्रेटरी जनरल से पूछा जाए, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, तो आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्न का आंसर एक तैयार कीजिए 4 या 5 पेज का। पहले आपसे अगर आपसे पूछा जाए जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की समान सभा की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले आप यूएनओ बताइएगा कि यूएनओ है क्या, फिर उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आप एक गोला सा डायग्राम बनाइए, उसमें लिखिए
या आप ऐसे आप लाइन दीजिए और उसमें 6 ऑर्गन बताइए। आप सारा ऑर्गन बताइए, असेंबली, जनरल, फिर इंटरनेशनल लॉ, इस तरह से इंटरनेशनल जस्टिस, इस तरह से 6 बताइए और 6 में से फिर जनरल असेंबली को आप डिटेल में बता दीजिए 2 पेज में। तो मतलब इन द सेंस आपको ये बता रहे हैं, ये नहीं करना है कि अब ये 4 टॉपिक इसमें दिख रहा है तो चारों में 4-4 पेज का नोट्स बनाए, नहीं। आपको बनाना है 4-5 पेज का ही नोट्स, बट आपसे जैसे सवाल पूछेगा उस तरह से आपको वहाँ पे जाके फ्रेमवर्क करना है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि महासचिव की शक्तियों का उल्लेख करें, तो आप क्या डायरेक्टली महासचिव से ही स्टार्ट कीजिएगा? नहीं, पहले आप यूएनओ बताइए, उसका एम ऑब्जेक्टिव बताइए, उसके ऑर्गन को 6 ऑर्गन को लिख लीजिए, फिर आप सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ यानी कि महासचिव के शक्तियों का उल्लेख ऐसे टॉपिक डाल के और इसको डिटेल कीजिए 2 पेज में, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए। आप लास्ट में कंक्लूजन के साथ साथ कोविड में क्या यूएनओ का इम्पैक्ट था या क्या यूजफुल था, ये बताकर भी आप अपना आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि असंलग्नता से आप क्या समझते हैं? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग रहने या मुख्य दर्शन बने रहने का सिद्धांत है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज के टाइम में जब यूक्रेन में जब वॉर भी हो रहा था तो भी इंडिया एक इस तरह का ही पक्ष रखा है कि ना हाँ या ना, मतलब डायरेक्टली हम अगेंस्ट भी नहीं है और डायरेक्टली हम सपोर्टर में भी नहीं है। तो इस तरह का अप्रोच रखा है आज भी इंडिया। तो ये बिल्कुल सवाल आ सकता है और आप ज़रूर इसको रिसेंट के वर्क को दिखाते हुए आप आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडो पाकिस्तान रिलेशन, यानी कि पाक रिलेशन, भारत पाकिस्तान संबंध में जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे का परीक्षण कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है जब आपको 2 रिलेशन लिखना है कंट्री के बीच में, तो ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताएं कैसे लिखना है, और आप ये ध्यान रखें कि डायग्राम ज़रूर बनना है दोनों रिलेशन को दिखाते हुए, दोनों कंट्री को दिखाते हुए, फ्लैग के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको और भी अच्छे से डिटेल से समझना है तो प्लीज़ आप लोग संडे को लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए 3:30 बजे, यानी कि 3:30 PM में लाइव सेशन लिया जाता है। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कैसे आप डायग्राम बनाइए, कैसे आंसर को फॉर्मेट कीजिए, बहुत कुछ सिखाया जाता है। आप लोग अगर चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन इंडियन रिलेशन विद चाइना सिंस 2014, यानी कि 2014 के बाद में भारत का चीन के साथ संबंध का परीक्षण करें। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ पाकिस्तान बिटवीन सीनो इंडियन रिलेशन, सीनो मतलब यहाँ पे चाइना, भारत चीन संबंधों में पाकिस्तान की भूमिका का प्रकाश डालिए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंट में डोकलाम इशू बहुत हुआ था पिछले साल, तो उस पर भी रिलेशन में पूछा जा सकता है। फिर सेम आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी कंट्री के साथ आपसे पूछा रहा है तो स्टार्टिंग से लेके 5 साल, फिर 5 साल से फिर लेके 10 साल, इस तरह से आप टाइम बताइएगा और 2022 तक ला सकते हैं, जैसे 5-5 साल के गैप पे। मान लीजिए कि हमको लिखना है 1995 टू 2000, तो इसमें 4-5 पॉइंट, मतलब बहुत, तो देखिए बहुत सारा चीज़ इवेंट होता है, बट 4-5 पॉइंट ही आपको लिखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सोचिए आपको कब से लेकर 2022 तक का लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इंडो बांग्लादेश रिलेशन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में भारत बांग्लादेश संबंधों की विवेचना कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता 1915 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इंडियन यूएसए रिलेशन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीरियड, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत अमेरिका संबंध की विवेचना करें, यानी कि आपको बताना है इंडिया यूएस रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बिल्कुल, मतलब ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इंडिया यूएसए और भी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कस इंडो यूएस रिलेशन आफ्टर न्यूक्लियर सिविल डील बिटवीन 2 कंट्री। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपसे आफ्टर न्यूक्लियर सिविल डील ही पूछे, आपको अपना आंसर रेडी करना है। हम बार बार कह रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि आप अपना आंसर रेडी कर ले एग्ज़ाम से पहले घर में ही, ताकि वहाँ पे सवाल आए तो आप आराम से लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, डिस्कस ए डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके विकास में विभिन्न चरणों की विवेचना करें। यह आपसे
और यहाँ पे और नहीं लिखा गया है, यहाँ पे एंड लिखा गया है, क्योंकि अभी कोविड में ग्लोबलाइजेशन बहुत हॉट टॉपिक बना रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन पे बहुत चर्चे हुए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, भारत पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों की विवेचना करें। अब यहाँ पे ये नहीं कि हम 4 पे सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट ही लिखेंगे, नहीं, पहले आप बताइए ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं, कुछ कैरेक्टर बताइए, पॉजिटिविटी बताइए, निगेटिविटी सब बताइए, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन पे आपका सवाल पूछा है तो एक आप रेडी कर लीजिए वर्ल्ड मैप बनाने का, जिसमें आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऊपर यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब बना दीजिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है, एक आपका ग्लोबल विलेज ही तो है ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से, और ग्लोबलाइजेशन में बहुत अच्छे कोटेशन भी हैं, आप वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस इंडियन रिलेशन विथ नेपाल सिंस 2014। आपसे एक सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, भारत और नेपाल के बीच बेटी और रोटी का संबंध है, आप इस पे बताइए। तो ये भी आप ध्यान रखें, और इस तरह का भी प्रश्न को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। डिस्क्राइब द इंडो रशिया रिलेशन, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, इसलिए ये प्रश्न को डाल दिए हैं, आप लोग देखिएगा और ध्यान रखिएगा। डिस्कस इंडियन रिलेशन विथ रशिया इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भारत का रूस के साथ संबंध का विवेचना करें। और बिल्कुल ये सवाल आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे दो ही पूछेगा, बट मेरा काम है ज़्यादा देने का, क्योंकि आपसे सवाल ना छूटे। पहला है सार्क, न्यू कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर, ये दोनों तो ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। एशियान, यूनेस्को, आर्टिकल 370, ये तो नहीं आ सकता वैसे। यूएन चार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्रेसिडेंट पुतिन एंड इंडो रशियन रिलेशन। तो देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन और इंडो रशियन रिलेशन ऑलरेडी आपसे सवाल पूछा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी पूछा गया है, आर्टिकल 370 ऐसे ही पढ़िएगा, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में भी पढ़िएगा, यूनेस्को यूएन में पढ़िएगा ही, यूएन चार्टर ऑलरेडी पढ़िएगा पीछे। तो ये सब सवाल यहाँ पे अलग करके इसलिए दिए गए हैं कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पे परेशान ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस मेहनत को ज़रूर देखिए और समझिए, क्योंकि ये आपको 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रश्न हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, वो सारे प्रश्न को एनालाइज करके आप लोग के लिए लाया गया है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, कंडीशन है। और ये देखिए, एक पेरेंट्स कह रहे हैं अब तो पढ़ लो, वीडियो आ गया, मतलब किसका, टारगेट मिशन का। तो आप लोग भी अगर सोए हैं तो प्लीज़ जगिए और पढ़िए। और सॉरी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, बट प्लीज़ बिलीव मी, बहुत सारे वर्क हैं, और मेरे लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। सोचिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फिलोसफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो टाइम लगता है, और मुझे खुद अकेले ही करना है। तो देखिए, यहाँ पे टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है, खुद से लिखे हुए हैं। तो प्लीज़ आई होप आप लोग इस बात को समझिएगा, और जितना ही टाइम है आप लोग कोशिश करें कि अगर लिख नहीं पाइएगा, नोट्स नहीं बना पाइएगा, तो पीडीएफ निकलवा लीजिए, बट याद कीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको 3 घंटे में 4 प्रश्न, 5 प्रश्न लिखने हैं। और अगर टाइम हो और अगर सीखना हो तो संडे को लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिलीव मी। थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe this channel, Target Mission. Wish you all the best. Target Mission is always with you all. So take care. Wish you all the best.